ये पॉलिटी का पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश या राज्य, देश को राज्य भी कहते हैं, तो देश या राज्य का शासन चलाने के लिए सब संविधान की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है, और ये जो 22 भाग हैं इसके अंदर टोटल 395 अनुच्छेद हैं। किसी क्राइम को करने के बाद पुलिस क्या करेगी, उसकी चर्चा आईपीसी 1860 में है। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, और यहाँ पे 1860 का मतलब है इसकी जो रचना है वो 1860 में हुई है। उन टॉपिक्स को धारा या सेक्शन कहते हैं। और कोर्ट के सारे कार्यों की चर्चा जो होती है वो की गई है सीआरपीसी 1973 में। सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन टॉपिक्स को भी सेक्शन या धारा कहते हैं। अब आता है भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाग 1 के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। भारत राज्यों का एक संघ है। संघ यानी कि यूनियन। अब संघ भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कन्फेडरल, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंघ, फेडरल, इसको भी हिंदी में संघ कहते हैं, और यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। अब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको पहली अनुसूची के अंदर रखा गया है। अब क्षेत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और जो होते हैं अर्जित क्षेत्र। स्टेट जो है वो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिनका क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और भारत में करंटली ऐसे स्टेट्स की संख्या कितनी है? 28 है। अब आता है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो होते तो छोटे हैं पर उनका राष्ट्रीय महत्व अधिक होता है, और ऐसे यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 8 है। और अर्जित क्षेत्र हैं 0। अब आता है कन्फेडरल या परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें सभी राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो हैं वो केंद्र को देकर एक संघ यानी देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए कोई भी राज्य जो है परिसंघ के अंदर अपने देश से आसानी से अलग हो जाता है। अब आता है फेडरल जो है वो कन्फेडरल का थोड़ा शक्तिशाली रूप है। अब आता है यूनियन। इसमें राज्य जो हैं वो केंद्र से किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकते। इसका उदाहरण है भारत। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं। 50 राज्यों का झंडा अलग है, संविधान अलग है, और 50 राज्यों की नागरिकता भी अलग अलग है। यानी कि सेंट्रल की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अब आता है आर्टिकल नंबर 2। ये कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। पूर्व अनुमति का मतलब है कि संसद जो है सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना देकर ही किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिला सकती है जो भारत का हिस्सा नहीं है। इस पर राष्ट्रपति की कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 16 मई 1975 को जो है सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। और
1959 को तिब्बत पर कब्जा कर लिया था किसने? चाइना ने। सिक्किम के संदर्भ में संसद ने 35वां संशोधन किया था 1974 में, जिसमें सिक्किम जो है वो भारत का सह राज्य बन गया था एक स्पेशल आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2A, जिसमें सह राज्य का अर्थ होता है कि ना तो वो राज्य है और ना ही पड़ोसी देश। सिक्किम के संदर्भ में जो संसद ने 36वां संशोधन किया था 1975 में, उसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। अब आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। पूर्व अनुमति का मतलब है सिर्फ राष्ट्रपति को सूचित करने पर ही, इसमें राष्ट्रपति की कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि संसद ने आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था 2 जून सन 2014 को, और उसमें से एक नया राज्य गठित किया था तेलंगाना। तो ये क्या हो गया? किसी भी राज्य के क्षेत्र में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और इसको आंध्र प्रदेश की स्टेट असेंबली ने तो पास नहीं किया था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पास कर दिया था। इसका मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया कि किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो चाहे उस बिल को स्टेट गवर्नमेंट जो है पास करे या ना करे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे पास कर दिया है तो उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन होकर ही रहेगा। अब आता है जैसे कि आंध्र प्रदेश के जो करंट में गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद, और वहाँ के जो सीएम हैं करंटली वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 4 हैं, देखिए, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। और तेलंगाना जो है उसके करंट में जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसई सौंदरराजन, और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की सिर्फ एक ही राजधानी है जिसका नाम है हैदराबाद। 2 जून सन 2014 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना तो बनाया ही था। कुछ समय बाद और भी विभाजन हुए थे, जैसे कि उससे पहले भी कुछ विभाजन हुए थे, जैसे कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया था। यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया था। यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से टूटकर बना था झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया ही था ही। ठीक उसके 8 दिन बाद यूपी तोड़कर उत्तराखंड बना दिया, फिर 6 दिन बाद बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि संसद जो है वो राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये तो संसद को अधिकार है, पर संसद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को या भारत के किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि पश्चिम बंगाल का एक गांव है बेरुवाड़ी। उसकी ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो मुस्लिम थी। तो 1960 में एक फैसला आया था, एक केस हुआ था बेरुवाड़ी यूनियन केस। इसमें कहा गया था कि जो पश्चिम बंगाल का गांव है बेरुवाड़ी, ये बांग्लादेश को दे दिया जाए। और बांग्लादेश में भी एक ऐसा ही हिस्सा था जहाँ पे हिंदू समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो कहा गया था वो हिंदू समुदाय
जहाँ की जनसंख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा थी बांग्लादेश के अंदर, वो हिस्सा तो हिंदुस्तान में मिला लिया जाए, और बेड़ूवाड़ी जो पश्चिम बंगाल का एक गाँव है उसे बांग्लादेश में मिला दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था, इसको नहीं माना था, क्योंकि संसद जो है वो नाम सीमा क्षेत्र में तो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन भारत के किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग नहीं कर सकती। ये संसद को अधिकार नहीं है। अब आता है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन जो किया था वो किया था सीरियल रेडक्लिफ ने। बेरुवाड़ी जो पश्चिम बंगाल का गांव है उसमें 90% मुसलमान रहते थे, ठीक है ना। ये मैंने आपको भी इसकी कहानी बता दी है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। अब आता है अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति की एक स्पेशल पावर होती है अनुच्छेद 368, जिसमें राष्ट्रपति के साइन किसी भी कानून को पास करने के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं। पर संविधान में लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्पेशल परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना देनी है और संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन करके उस कानून को पास कर सकती है, सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 में। अगर संसद, इसमें एक आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि संसद संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून या जो भी संशोधन करती है उसमें सिर्फ 50% बहुमत लोकसभा का और राज्यसभा का करके उस कानून या उस बिल को पास कर सकती है, और उस बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर संसद आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन करती है तो उससे क्या होता है, अनुसूची 1 संविधान की और अनुसूची 4 प्रभावित होती हैं, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों के नाम हैं। वो आर्टिकल 2 हमने भी पीछे पढ़ा, 3 पीछे पढ़ा था कि संसद किसी भी राज्य या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जब क्षेत्र में परिवर्तन करेगी या किसी भी राज्य का बंटवारा करेगी तो उससे राज्य को क्या होगा, गठन होगा, तो नामों में परिवर्तन आ जाता है उससे, ठीक है ना। यानी कि राज्यों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है अनुसूची 4 में। यानी कि जब भी किसी राज्य का गठन होगा या किसी राज्य के क्षेत्र का विस्तार होगा या बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ उस राज्य क्षेत्र में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, जो मेंबर बैठते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर राज्य का क्षेत्र घटाया जाएगा तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले जो मंत्री हैं उनकी संख्या भी क्या होगी, घटाई जाएगी। इसीलिए अनुसूची 4 भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अफ़गानिस्तान और इंडिया की जो सीमा रेखा है वो खींची गई थी 1893 में। इसको कहते हैं डूरंड लाइन। और बर्मा यानी कि जो आज का म्यांमार है, तो म्यांमार और हिंदुस्तान की जो सीमा रेखा है वो खींची गई थी 1935 में। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज के समय में बांग्लादेश कहते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है ये दोनों पहले पाकिस्तान ही थे। फिर बाद में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है उसने खुद को पाकिस्तान से बाद में अलग कर लिया। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो है ज़ीरो लाइन, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज के समय में जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो है रेडक्लिफ लाइन। ये लाइन खींची गई थी सन 1947 में, 1947, जब
1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में विलय किया था 13 देसी रियासतों ने, और हिंदुस्तान में विलय किया था 552 देसी रियासतों ने। उस वक्त रियासत मंत्रालय जो था वो सरदार पटेल के अधीन था। उस वक्त सरदार पटेल जो थे वो भारत के गृह मंत्री प्लस उप प्रधानमंत्री थे। वीपी मेनन जो थे वो भारत के रियासत मंत्रालय के सचिव थे, यानी कि सिविल सर्वेंट। और माउंटबेटन उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में इन 552 देसी रियासतों को विलय करने का जो श्रेय है वो इन तीनों को ही दिया जाता है, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। 552 देसी रियासतों में से ये 3 रियासतें ऐसी थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिनको भारत में विलय करने में कुछ कठिनाई आई थी, पर ये भारत में विलय हो गई। हैदराबाद का विलय किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, और जूनागढ़ रियासत का विलय किया गया हिंदुस्तान में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के तहत, और जम्मू कश्मीर का विलय किया गया हिंदुस्तान के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू। और जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरी सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। सन 1951 में भारत में 4 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, कमिश्नरीज और यूनियन टेरिटरी। भाषा के आधार पर पहला जो गठित आयोग था वो था एस.के. धर आयोग। ये गठित किया गया था सन 1948 में, और ये आयोग गठित किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और उसके बाद एक समिति गठित हुई 1948 में ही, जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण। जो जेवीपी समिति थी इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया था, विरोध किया था। एक जाने माने व्यक्ति थे पेट्टू श्री रमालू। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल रखी थी, यानी कि अनशन किया था, और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1952 में। पेट्टू श्री रमालू ने जो अनशन किया था वो इसलिए किया था कि मद्रास के अंदर जो तमिल भाषी लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य गठित किया जाए, और मद्रास के अंदर जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य गठित किया जाए। पर इनकी मांग जो है वो मानी नहीं गई थी, और 56वें दिन इनकी दुर्भाग्यवश भूख हड़ताल पर ही मृत्यु हो गई। तो मद्रास के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई। लोगों ने जो है लड़ाई मारकाट जो है शुरू कर दी। तो सरकार ने एक कानून पास करके 1 अक्टूबर सन 1943 को मद्रास को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया, जिसमें जो तमिल भाषी लोग थे उस राज्य को उस क्षेत्र को इन्होंने तमिलनाडु बना दिया, और जहां तेलुगु भाषी लोग ज़्यादा थे उसको इन्होंने आंध्र प्रदेश बना दिया। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है। आप देख सकते हैं मैंने मैप में दिखा रखा है कि मद्रास से टूटकर बना था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर आया फजल अली आयोग। इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। इसका गठन हुआ था 1953 में, और इसकी रिपोर्ट आई थी 1956 में। फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये फैसला आया था कि राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं होगा कि जिनको गुजराती नहीं आती वो गुजरात में नहीं रह सकते, या जिनको मराठी नहीं आती वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, या जिनको पंजाबी नहीं आती वो पंजाब में नहीं रह सकते। यानी कि एक राज्य एक भाषा का जो फंडा है, जो तरीका है, वो देश में नहीं चलेगा। ये सुझाव दिए थे फजल अली आयोग ने। फिर जो है संसद ने 7वां अमेंडमेंट किया था, संविधान संशोधन किया था 1956 के अंदर।
इस संशोधन में फजल अली आयोग जो था उसकी सिफारिशों को संसद ने मान लिया था। ठीक है। और फिर भारत में राज्यों की संख्या हो गई थी 14 और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 6। फिर कुछ समय बाद एक बात और निकल के आई, फिर किस्सा आया पंजाब का। पंजाब का पुराना नाम है पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इस पेप्सू के विभाजन के लिए भी एक आयोग गठन किया गया जिसका नाम था शाह आयोग। इस आयोग का गठन किया गया था 1966 में। इस शाह आयोग के सुझाव पर पंजाब का वो क्षेत्र जहाँ पर हिमालय था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। पंजाब का वो निचला भाग जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया गया। और पंजाब का वो पश्चिमी भाग जहाँ मुख्य रूप से पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बना दिया गया। और पंजाब का वो भाग जहाँ पंजाब और हरियाणा की सीमा है उसे चंडीगढ़ बना दिया गया। और चंडीगढ़ के संदर्भ में यह कहा गया कि यह दोनों राज्यों की राजधानी है, पर इस राजधानी पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा, उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। इसीलिए चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। केंद्र प्रशासित प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत छोटा होता है पर उसकी संस्कृति थोड़ी अलग होती है और वो राष्ट्रीय हित के लिए रखा गया है, वरना वो अलग भी हो सकता है। इस तरीके से जो संविधान है उसका भाग 1 खत्म होता है। बाकी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो आता है भाग 2 के अंतर्गत।